यार दोस्तों, आजकल सोवियत संघ जो पूरा पहले था, जो अब रशिया बन गया है, और यूक्रेन के बीच जो विवाद चल रहा है उसको लेकर पूरी दुनिया ही परेशान है। इसी बारे में ये वीडियो है। एक्चुअली 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था। उसके बाद से ही कई कई बार बार सोवियत संघ नए नए तरीके या कुछ ना कुछ विवाद सा उसके जो आसपास की कंट्रीज हैं उसके साथ में उनका होता रहा है। और इसी बारे में ये वीडियो है अभी कि ये प्रॉब्लम है क्या एक्चुअली, ये यूक्रेन और सोवियत संघ के बारे में। एक्चुअली क्या है, यूक्रेन जो था ये यूरोप की वैसे काफ़ी बड़ी कंट्री मानी जाती है, दूसरी बड़ी कंट्री मानी जाती है। 1991 में जो जो सार का जो विघटन हुआ था, जो टूट गया था 1991 में, बहुत सारी कंट्रीज अलग अलग हो गई थी उसके अंदर। तो उसमें से यूक्रेन भी एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया था उसके अंदर। अब यूक्रेन की समस्या क्या है, देखिए यूक्रेन जो है ईस्ट साइड में रशिया से लगा हुआ है, और अब नॉर्थ साउथ में बेलारस है उसके पास में। अब वेस्टर्न साइड में पोलैंड है, स्लोवाकिया है, साउथ वेस्ट में इसके रोमानिया और हंगरी है। इस तरह से चारों तरफ से ये घिरा हुआ है। पहले ये रशिया का ही पार्ट हुआ करता था, लेकिन बाद में एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया है। अब रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है मेन, यदि समझिए आप इसके अंदर, तो यूक्रेन के अंदर क्या है, जो उसका जो ईस्टर्न पार्ट है जो रशिया से लगा हुआ है, उसमें कुछ जो जनता है, वहाँ के जो आसपास के रहने वाले लोग हैं, वो चाहते हैं कि उनका जो है रशिया में मिल जाए वो, और रशिया के साथ में ही वो अपना बढ़ाना चाहते हैं अपने संपर्क। हर तरह से रशियन के साथ में सोचते हैं, उनका हित अपना जुड़ा रहता है। लेकिन जो अदर पार्ट्स हैं वो चाहते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज के साथ मिलके और जो आगे बढ़ें और कुछ डेवलपमेंट और करें और वहाँ से सहयोग लें। तो यही एक कॉन्फ्लिक्ट का मेन रीज़न है वहाँ पर रशियन का, क्योंकि ये जो लेकिन रशिया जो चाहता है कि रशिया जो है, रशिया का अपना कंडीशन है, वो नहीं चाहता कि रशियन जो है अपना डोमिनेंस वहाँ से हटाएं, कम करें, एटलीस्ट द ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन। और एक और प्रॉब्लम वहाँ पर है कि रशिया नहीं चाहता है कि यूक्रेन एक नाटो का NATO का सदस्य बन जाए, एक मेंबर कंट्री बन जाए, क्योंकि ये अलग सी उनके लिए प्रॉब्लम सी स्थिति आ जाती है। अब है क्या नाटो कंट्रीज के अंदर, क्या है, नाटो कंट्रीज जिनका जो गठन 1949 के आसपास हुआ था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है 30 मेंबर्स कंट्रीज का, फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी के लिए। तो इसमें क्या होता है, यदि किसी एक आउट ऑफ 30 कंट्रीज किसी के खिलाफ कोई मिलिट्री एक्शन कोई और कंट्री करती है, तो ये ज्वाइंटली मिलकर कलेक्टिव सिक्योरिटी उसको देते हैं और कलेक्टिवली उसको फाइट करते हैं। ये इनका नाटो का वो था पूरा। तो रशिया नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो का एक मेंबर कंट्री बने। ये एक मेन प्रॉब्लम है रशिया की जो है मेन प्रॉब्लम है, ये उनका सोचना अपना है। अब इसकी वजह अभी क्या हुआ है, पुतिन ने, जो रशियन राष्ट्रपति हैं, उन्होंने जो यूक्रेन के 2 इलाकों को इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में मान्यता दे दी है, और उसके डिप्लोमेटिक रिलेशन भी स्टार्ट कर दिए हैं। इसकी वजह से जो जो और मेंबर कंट्रीज हैं नाटो की, जैसे अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, इन कंट्रीज ने बहुत सारे तरह के अन्य तरह तरह के सैंक्शंस जो हैं रशिया के ऊपर लगा दिए। लेकिन रशियन जो प्रीमियर है पुतिन को लगता नहीं इससे कोई फर्क पड़ने वाला है, कि वो उन पर कोई फर्क पड़ेगा कि ये सैंक्शन लगा दिए हैं, इससे रशिया की स्थिति कोई बहुत ज़्यादा वो हो जाएगी। क्योंकि पूर्व में भी देखा गया है कि रशिया के ऊपर, या मतलब जो ये कुछ कंट्रीज ने सैंक्शन लगाए थे और कंट्रीज के ऊपर, कोई ज़्यादा खास का असर दिखाई नहीं पड़ा है। और कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद से, जब से ये बाइडेन प्रेसिडेंट बने हैं रशिया के, उसके बाद से थोड़ी स्थिति इनकी, ये अमेरिकन जो है कंडीशंस काफ़ी वीक हुई हैं ग्लोबली, और उनकी शायद बात कोई नहीं सुन रहा है, कोई इतना ज़्यादा मजबूती से नहीं सुनता है। जो कि अभी मतलब इन्होंने, बाइडेन ने, पूर्व राष्ट्रपति, उन्होंने बयान भी इस तरह के दिए हैं कि मतलब बाइडेन को, मतलब डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ने बयान दिया है कि बाइडेन की कोई सुनता नहीं है, और ये शायद वीक हैं। अफगानिस्तान में भी इनके जो रोल रहे और जो डिसीजंस रहे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहे। वैसे जो कि वो ज्वाइंट डिसीजन था उसमें डोनाल्ड ट्रंप भी प्रेसिडेंट थे, और जो ज्वाइंट डिसीजन था उनका भी इसमें रोल था। लेकिन इवन दो उसमें क्रिटिसाइज जो इनको किया जा रहा है, और देखा ये भी जा रहा है, माना ये भी जा रहा है कि बाइडेन की रेटिंग जो है इंटरनेशनल लेवल पर, उनकी रेटिंग भी कम होती जा रही है। अब ये रीज़न शायद हो सकता है ये भी हो, और ये यूक्रेन का प्रॉब्लम भी बड़ा प्रॉब्लम इनके साथ में अचानक आ गया है। अब रही बात, ये जो प्रॉब्लम, जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, वैसे भी इसके पहले भी आप देखिए, ये क्रीमिया वाला जो आपका 2014 के आसपास जो
क्रीमिया को भी जो इन्होंने इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित किया था और या यूक्रेन से निकाल लिया था, पार्ट अलग कर दिया था, तो उसको भी फ्रांस और जर्मनी ने मिलकर 2015 में वहाँ पर ये सिचुएशन कंट्रोल कराई थी और कुछ नेगोशिएशन इन दोनों कंट्रीज के बीच में करा दिए थे। अब देखिए इसका फ़र्क क्या पड़ेगा, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट का जो फ़र्क है ग्लोबल लेवल पे बहुत ज़्यादा होगा। देखिए सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाएगी और इवन मतलब जो इसमें देखिए फूड प्राइसेस जो इवन ग्लोबली, इवन इंडिया के अंदर तो काफ़ी फ़र्क पड़ने वाला है। फूड प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे क्योंकि ये रशिया और यूक्रेन बहुत बड़े सप्लायर हैं वीट के और वीट की सप्लाई यदि मतलब अफेक्ट होगी तो उसके और अदर फूड प्रोडक्ट्स पे उस पर बहुत फ़र्क पड़ेगा और ग्लोबली बहुत फ़र्क पड़ेगा। मेटल प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करने की संभावना है। उससे क्या, जब मोबाइल में जो पार्ट लगता है, पैलेडियम करके एक मेटल होता है, उसका यूज़ जो ऑटोमोटिव एग्जॉस्ट फैंस में भी यूज़ किया जाता है और उससे भी रिलेटेड जो कुछ मेटल और भी हैं जो मोबाइल में भी कई जगह यूज़ होते हैं, उसकी वजह से मोबाइल के प्राइसेस बढ़ सकते हैं और मेटल प्राइसेस ओवरऑल बढ़ने की काफ़ी संभावना है। और रही बात नेचुरल गैसेस की, जैसे आप सीएनजी है, पीएनजी है और इलेक्ट्रिसिटी है, जो पावर ट्रैप जो आप गैसेस से प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है गैसेस से, तो उसके भी टैरिफ बहुत ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। और देखिए क्रूड ऑयल का क्या है, बहुत बड़ा सप्लायर है क्रूड ऑयल का, करीब $100 पर बैरल अभी रेट चला गया है और इवन जेपी मॉर्गन का तो ये भी मानना है कि ये करीब इस तरह से यदि कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा, बढ़ता रहा, तो ये ग्लोबली बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकता है, मतलब $150 पर बैरल के आसपास भी जल्दी ही पहुंचने की संभावना है। और इससे क्या होगा, अल्टीमेटली ये जो ग्लोबल जो मे रिड्यूस द ग्लोबल जीडीपी ड्रास्टिकली, ये ग्लोबल जो जीडीपी है उसको ड्रास्टिकली रिड्यूस कर देगा, मतलब 1% के आसपास या उससे आसपास का अनुमान है उसका। तो ये काफ़ी फ़र्क पड़ने वाला है। बहुत सारी कंट्रीज कह रही कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फ़र्क पड़ेगा। लेकिन चाइना खुल के ही रशिया के साथ में है, इंडिया की कंडीशन अभी अपनी उसने न्यूट्रल बना रखी है और अभी इंडिपेंडेंट डिसीजन वो भी मतलब कोई खुल के साथ नहीं आ रहा है, क्योंकि इंडिया भी मझधार में फंसा हुआ है कि उस तरफ जाए या इस तरफ जाए, रशिया का साथ दे या रशिया का साथ छोड़े। लेकिन अल्टीमेटली मन से चाहता है रशिया का साथ देना, इंडिया चाहता है कि रशिया का ही साथ दिया जाए। लेकिन क्या होता है, जो कंट्रीज़ हैं जैसे ब्रिटेन है, जापान है, फ्रांस, जर्मनी और यूएसए और ऑस्ट्रेलिया से भी ये नहीं चाहता कि वो भी उसको देखें कि ये रशियन खेमे का ही खाली है, क्योंकि है क्या, यहाँ पर करीब 2/3 करीब जो मिलिट्री इक्विपमेंट की सप्लाई पूरी रशिया से ही इंडिया को है और रशिया कैन गो वेरी क्लोजर टू चाइना ऑल्सो। यदि हम मान लो उधर का पार्ट लेते हैं या उस साइड को लेते हैं तो इंडिया को मतलब अलग थलग पड़ जाएगा और चाइना बड़ा क्लोज हो जाएगा। चाइना क्लोज आने के बाद से पाकिस्तान भी रशिया के लिए क्लोज आ सकता है, वे जो बाद में इन फ्यूचर एक थ्रेट हो सकता है इंडिया के लिए। तो मुझे लगता नहीं है और मानना भी नहीं है, शायद वो अंदर से भी इंडिया चाहता है कि रशिया का ही साथ दे, लेकिन वो शो कर रहा है, अभी न्यूट्रली शो कर रहा है। अल्टीमेटली वो चाहता यही है। अब रही बात, देखिए और क्या असर पड़ने वाला है, जो अपने जो मेजर इंडस्ट्रीज हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, जो रिलायंस इंडस्ट्री है, टाटा का है, सब लोग, आदित्य बिरला ग्रुप है, ये सब मान रहे हैं कि ऐसा कोई खास फर्क इसका पड़ने वाला नहीं। लेकिन मेरा मानना है इसका खास फर्क पड़ेगा, सब इंडस्ट्रीज पे इसका फर्क पड़ेगा। इवन जब आप देखिए अभी शेयर मार्केट को भी देखिए, रिसेंटली 1-2 दिन के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हैं। टाटा मोटर का शेयर भी गिरा है, आपका डॉक्टर रेड्डी का भी गिरा है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल्स की भी काफ़ी जो है सप्लाई जो है यहाँ से ये होती है। अब ये देखिए इंडियन ऑयल कंपनी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ऑयल इंडिया लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम, और वो भी काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट काफ़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट जो है रशियन ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट्स के अंदर है, तो इसका बहुत फ़र्क पड़ेगा। और ये जो फार्मा इंडस्ट्री है, टी इंडस्ट्री है और ऑयल एंड गैस के जो एग्जीक्यूटिव हैं, इवन वो कहते हैं कि हमने सिचुएशन को मॉनिटर किया हुआ है और वो मतलब क्योंकि क्या है, इनका जो काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट में इनका जो है सामान वहाँ पर जाता है, इस रीजन से भी इनको काफ़ी इनकम मिलती है, तो इसका फ़र्क नेचुरली पड़ेगा। लेकिन हाँ, इंडिया मतलब पेशोपेश की स्थिति में है कि वो किस तरह से इसको क्या पोजीशन ले अपनी। लेकिन मेरा मानना है कि इंडिया को जो पोजीशन उन्होंने ले रखी वो ठीक है और बड़ा क्लियर कट हो सकता है, सामने ना आ पाए, लेकिन इंडिपेंडेंटली मतलब एक न्यूट्रल पोजीशन उनको अख्तियार करनी चाहिए। न्यूट्रल पोजीशन का मतलब भी इनडायरेक्टली यही है कि वी आर विद रशिया, बिकॉज वी कैन नॉट लीव रशिया, क्योंकि रशिया हमारे लिए मतलब रशिया के ऊपर बहुत डिपेंड है। मिलिट्री इक्विपमेंट हमारे पास बहुत ज़्यादा आते हैं और अदरवाइज बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ने वाला है।
आशा है डिस्कशन आपको अच्छा लगेगा। धन्यवाद।